एक रात डॉक्टर फ्रेडी अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लैब में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। वो बहुत ही ध्यान लगाकर उस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे। उनका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था और सर गंजा था। वो बड़ी ही सावधानी से एक गुलाबी रंग के मिश्रण और एक हरे रंग के मिश्रण को अपने दोनों हाथों से हिला रहे थे। अब इन दो मिश्रणों के मिक्स होते ही मेरा प्रयोग सफल हो जाएगा और मेरा जला हुआ चेहरा फिर से पहले की तरह दिखने लगेगा। मिश्रण अच्छी तरह से हिलाने के बाद उन्होंने दोनों मिश्रणों को नीचे टेबल पर रख दिया और अपने मुंह से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही उनका जला हुआ भयानक चेहरा सामने आया। डॉक्टर फ्रेडी ने दोनों रंगों के मिश्रणों को उठाया और बहुत सावधानी और धीरे से हरे मिश्रण को गुलाबी मिश्रण में डालने लगे। डॉक्टर फ्रेडी जब मिश्रण डाल रहे थे तब अचानक लैब की खिड़की खुली और डॉक्टर फ्रेडी डर गए। डरने के कारण उनका ध्यान भटका और वो हरे रंग का मिश्रण उनके दोनों हाथों पर गिर गया। वो उबलता हुआ मिश्रण हाथों पर गिरने के कारण उनकी उंगलियां जलने लगी और उंगलियों से धुआं निकलने लगा। डॉक्टर फ्रेडी और भी ज्यादा डर गए। उनको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर पानी के नीचे अपनी उंगलियां धो ली, पर कुछ असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद उनकी उंगलियों की सारी चमड़ी जल गई और अंदर की हड्डियां दिखने लगी। उनका पूरा हाथ चेहरे की तरह बदसूरत दिखने लगा। अरे ये क्या हो गया? अब मैं इसे ठीक कैसे करूंगा? इस हरे मिश्रण ने तो मेरी पूरी चमड़ी ही जला दी। डॉक्टर फ्रेडी बहुत ही उदास हो गए क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। पर अचानक उनकी नजर गुलाबी मिश्रण पर पड़ी और उनके दिमाग में एक तरकीब आई। अगर ये गुलाबी मिश्रण मेरे काम आ जाए तो शायद मेरा हाथ ठीक हो सकता है। मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। डॉक्टर फ्रेडी ने अपने कांपती हुए उंगलियों से गुलाबी मिश्रण को उठाया और अपने हाथों पर डाल दिया। उनकी जली हुई उंगलियों से फिर से धुआं निकलने लगा, पर इस बार उन्हें जलन नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद उनकी उंगलियों की चमड़ी फिर से आने लगी। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग नहीं दिखेगा। पर डॉक्टर फ्रेडी ने देखा कि उनके दोनों हाथों के नाखून अब किसी चाकू की तरह लंबे, मोटे और नुकीले लग रहे थे। डॉक्टर फ्रेडी अपने नाखूनों को देखकर खुश होने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। मेरा चेहरा ठीक नहीं हुआ तो क्या हो गया? अब ये नाखून ही मेरे सबसे खतरनाक हथियार बनेंगे। अगली रात को एक आदमी रास्ते पर चल रहा था। बहुत रात होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा था। वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में कोई खड़ा हुआ दिख रहा था। कौन है? कौन है वहां? अचानक उस आदमी को दो हाथ दिखने लगे जिनके उंगलियों पर बड़े बड़े चाकू जैसे नाखून थे। वो आदमी बहुत डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। अगली सुबह पुलिस को उस आदमी की लाश उसी सड़क पर पड़ी हुई मिली। उसका बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को जब उसकी लाश मिली तब उसके चेहरे पर 5 होल थे जिससे खून बह रहा था। वो होल किसी नुकीली चीज से बनाए गए थे और उसी से उस आदमी की मौत हुई थी। ऑफिसर कुमार इस मर्डर की जांच कर रहे थे। क्या आसपास कोई मर्डर वेपन मिला या कोई और सुराग? नहीं सर, पूरा एरिया छान मारा, कहीं पर भी कोई वेपन या सुराग नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर कुमार को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हत्या किस हथियार से की गई थी, क्योंकि आसपास कोई भी मर्डर वेपन नहीं था। ऑफिसर कुमार और उनकी टीम ने पूरे 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की,
पर उनके हाथ कुछ भी सबूत नहीं लगा। 2 दिन बाद फिर रात को एक औरत की उसी सड़क पर हत्या की गई। ऑफिसर कुमार और उसकी टीम वहां पर जांच करने के लिए पहुंची। ऑफिसर कुमार ने देखा कि इस औरत के चेहरे पर भी वैसे ही 5 होल थे और उनसे खून बह रहा था। पर इस बार एक बात अजीब और चौंका देने वाली थी। उस औरत के माथे पर जो होल था उसमें कुछ फंसा हुआ था। ऑफिसर कुमार ने वो चीज निकालकर देखी और उस पर से खून साफ करके उसे ध्यान से देखने लगा। आखिर ये चीज है क्या? लगता है इसी नुकीली चीज से इस औरत की हत्या हुई है। सर, ये तो किसी के नाखून की तरह दिख रहा है। पर ये किसी जानवर का नाखून नहीं लगता। ये जरूर किसी इंसान का नाखून है। पर सर, किसी आदमी का नाखून इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही हमें पता लगाना होगा। ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये नाखून बीच से नहीं टूटा बल्कि उंगली से अलग हो गया है। एक काम करो, इसे टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो और इस पर जो खून है उसका डीएनए वेरीफाई करो। फिर हमारे डेटा में ये किससे मैच करता है वो देखते हैं। एक सुबह जब ऑफिसर कुमार पुलिस स्टेशन में बैठे थे तब हवालदार हाथ में एक फाइल लेकर भागते हुए आया। सर, वो नाखून किसका है वो पता चल गया। कौन है वो? सर, एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर फ्रेडी नाम है उनका। चलो उनके घर। ऑफिसर कुमार और हवालदार स्टेशन से सीधे डॉक्टर फ्रेडी की लैब में पहुंचे। वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लैब पर ताला लगा हुआ था और डॉक्टर फ्रेडी वहां नहीं थे। सर, लगता है उन्हें हमारे आने के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए भाग गए। नहीं, वो भागा नहीं होगा। अगले मर्डर की तैयारी कर रहा होगा और उसका मर्डर पैटर्न ध्यान में रखते हुए मर्डर आज रात को ही होगा। पर कहां? उसी सड़क पर जहां पहले 2 मर्डर हुए थे। पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे सर? हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हम एक ट्रैप लगाकर उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। किस टाइप का ट्रैप सर? सुनो, आज रात तुम उस सड़क पर खड़े रहोगे। जैसे ही वो डॉक्टर फ्रेडी तुम्हें मारने आएगा मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा, ठीक है? यस सर, पर इससे मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अब। ऑफिसर कुमार और हवालदार वहां से चले गए। रात हो गई। वो हवालदार प्लान के मुताबिक उस सड़क पर जाकर खड़ा हो गया और ऑफिसर कुमार थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर छिप गया। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। दूर से सिर्फ जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अचानक हवालदार को उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में कोई चलकर उसी की तरफ आ रहा था। जब वो आदमी रोशनी में आया तो हवालदार ने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रेडी ही है। डॉक्टर फ्रेडी के भयानक नाखून और बदसूरत चेहरा अंधेरे में और भी खूंखार लग रहे थे। हवालदार थोड़ा डर गया और पीछे पीछे जाने लगा। यहाँ ऑफिसर कुमार ने देखा कि डॉक्टर फ्रेडी वहां आ चुके थे, इसीलिए वो भी हवालदार की तरफ भागा। ऑफिसर कुमार वहां पहुंचे इससे पहले डॉक्टर फ्रेडी ने अपने दोनों हाथों के नाखून हवालदार की छाती में घुसाए और झट से बाहर निकाले। हवालदार की छाती में 9 छेद हो गए क्योंकि डॉक्टर फ्रेडी का एक नाखून पहले ही टूट चुका था। सारे छेदों से खून बहने लगा और हवालदार नीचे गिर गया। इतने में ऑफिसर कुमार वहां पर पहुंचा और उसने अपनी बंदूक निकालकर डॉक्टर फ्रेडी पर फायर किया। डॉक्टर फ्रेडी को सीने में गोली लगी और वो वहीं नीचे गिरकर मर गया। जैसे ही वो मरा उसके सारे नाखून उसकी उंगली से अलग होकर नीचे गिर गए। ऑफिसर कुमार वहीं हवालदार के बगल में खड़ा होकर फोन पर एम्बुलेंस वाले को बुला रहा था। वो भी बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में उसने डॉक्टर फ्रेडी जैसा इंसान नहीं देखा था। डॉक्टर फ्रेडी के मरने के बाद
आखिरकार मौत का वो भयानक मंजर खत्म हुआ। एक दिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर, अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठे थे। अमरनाथ और दीप, तुम दोनों इस इलाके के बेस्ट शिकारी हो। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस जंगल में भेड़िए बहुत बढ़ गए हैं और वो कोई आम भेड़िए नहीं लगते, थोड़े अजीब है। आप फिक्र मत करो सर जी, काम हो जाएगा। कल सुबह तक सारे भेड़िए खत्म हो जाएंगे। पर ये काम आप भी तो कर सकते हैं, हमारी क्या जरूरत है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम सरकारी आदमी हैं और इसीलिए हमें जंगल के किसी भी जानवर को मारने की इजाजत नहीं है। ठीक है, पर इसके पैसे? काम होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अचानक दीप का ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गया। वहां उसने देखा कि किसी जानवर ने ऑफिसर को पंजा मारा था। ये पंजा किसने मारा आपको? किस जंगली जानवर के साथ सामना हुआ था आपका? अरे नहीं नहीं, ये तो बस प्रैक्टिस करते वक्त लोहे के तार से टकराया था, तभी ये चोट आ गई थी मुझे। दीप को ऑफिसर के जवाब पर पूरा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो निशान उसे किसी जंगली जानवर का ही लग रहा था। बात खत्म होते ही अमरनाथ और दीप वहां से चले गए। उसी रात अमरनाथ और दीप शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए। वो दोनों ही गाड़ी से घने जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अमरनाथ गाड़ी चला रहा था और दीप उसके बगल में बैठा हुआ था। इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या हम शिकार करने सुबह नहीं जा सकते थे? नहीं, सुबह शिकार करने में मजा नहीं आता। इसमें मजे की क्या बात है? रात को कितना खतरा होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जंगल और यहाँ के जानवर हमारे लिए नए हैं। कोई खतरा नहीं होता। रात में सब जंगली जानवर सो जाते हैं और तभी उनका शिकार करना आसान होता है। सुबह के वक्त वही जानवर अलर्ट होते हैं और तभी उनसे हमें ज्यादा खतरा हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर जाग रहा होगा तो क्या उसे भी हमेशा के लिए सुला देंगे? तू तो बिना बात के डरता रहता है। चुप, कुछ नहीं होगा। दीप बहुत ही डरा हुआ था। अमरनाथ ने जंगल के बीचों बीच गाड़ी को रोक दिया और दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। जंगल बहुत घना था, इसलिए चांद की रोशनी भी उन तक ज्यादा नहीं आ रही थी। अमरनाथ ने गाड़ी से 2 बंदूकें निकाली और एक दीप के हाथों में थमा दी और कहा, ये ले बंदूक, फुल्ली लोडेड है। अगर कोई भेड़िया तुझे दिखे तो सीधा शूट कर देना। सुबह तक काम खत्म करना है। और हाँ, अब तू डरना बंद कर, मैं हूं तेरे साथ। चल अब। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़ने लगे। उतने में उन्हें एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दीप वो आवाज सुनकर थोड़ा डर गया, पर अमरनाथ वो आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। लगता है हम पहुंच गए। चल, भेड़ियों का शिकार करते हैं। अमरनाथ भागता हुआ आगे बढ़ने लगा। दीप भी उसके पीछे भागने लगा, पर अमरनाथ तेजी से भागकर आगे निकल गया। अमरनाथ, अरे मेरे लिए रुको जरा। अमरनाथ! दीप अचानक से रुक गया। उसे अमरनाथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने वहीं रुककर आवाज लगाना शुरू किया। अमरनाथ! अमरनाथ! कहाँ है तू? अमरनाथ!
बहुत दूर से अमरनाथ की आवाज आई। अरे मैं यहाँ हूँ, जल्दी से आगे आ जा। दीप डरते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया। उस भेड़िए को देखकर दीप से डर के मारे बंदूक भी नहीं उठाई गई, क्योंकि वो कोई मामूली भेड़िया नहीं था। वो भेड़िया आम भेड़ियों की तुलना में काफी बड़ा था और सबसे भयानक बात ये थी कि उसे 2 सिर थे। वो बेहद खूंखार लग रहा था। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे इसके तो 2 सिर है। ऐसा भेड़िया मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। देखोगे भी नहीं, क्योंकि हम इस जंगल में ही रहते हैं। भेड़िए के मुंह से आवाज सुनकर दीप और भी ज्यादा डर गया। तुम बोल भी सकते हो? हाँ, और हम सिर्फ इंसान खाते हैं। भेड़िए की ये बात सुनकर दीप वहां से भागने लगा। भेड़िया भी उसके पीछे भागा। यहाँ अमरनाथ बंदूक हाथ में लिए ध्यान से चल रहा था कि तभी अचानक उसे दीप के चिल्लाने की आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ा। दीप, क्या हुआ तुझे? कहां पर है तू? वो दीप की आवाज के दिशा में भागने लगा। अचानक उसे बहुत सारे भेड़ियों की रोने की आवाज आने लगी। वो थोड़ा डर गया, पर फिर भी भागता रहा। रास्ते में उसे दीप की पड़ी हुई बंदूक नजर आई। पता नहीं कहां चला गया ये। दीप, दीप! अमरनाथ ने फिर भागना शुरू किया, पर भागते भागते उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसने पीछे देखा तो डर के मारे सुन्न हो गया। नीचे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और बगल में खून में लिपटे हुए दीप के कपड़े। तभी उसे पीछे से झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि 4 लाल आंखें उसे घूर रही थी। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उन आंखों की तरफ तान के खड़ा रहा। अच्छा, तो तुम 2 भेड़िए हो, आ जाओ। वो 4 लाल आंखें जैसे ही झाड़ियों से बाहर आई, अमरनाथ डर से कांपने लगा। उस 2 सिर वाले बड़े भेड़िए को देखकर अमरनाथ के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली। उस भेड़िए के दोनों मुंह से खून टपक रहा था। वो अमरनाथ की तरफ बढ़ने लगा। अमरनाथ ने हिम्मत करके उस पर एक गोली चलाई, पर वो गोली एक मामूली पत्थर की तरह उस भेड़िए के पेट से टकराई और नीचे गिर गई। उसने दूसरी गोली मारी, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे इन खिलौनों से हमें कुछ नहीं होगा। भेड़िए की वो भयानक आवाज सुनकर अमरनाथ बुरी तरह से डर गया और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। वो उस भेड़िए से अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे जाने दो, मैं आगे से इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। इस जंगल में कोई शिकार करने नहीं आ सकता, पर तुम यहाँ तक आ गए। मुझे बताओ, हमें मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने। उस ऑफिसर को कल ही मार देना चाहिए था, पर वो बच के निकल गया। मुझे लगा हमारे डर से वो जंगल की तरफ फिर से नहीं आएगा, पर मैं गलत था। कोई बात नहीं, तुम्हारे बाद उसको भी खत्म कर देंगे। मतलब उस ऑफिसर को तुम्हारे बारे में पता था, फिर भी उसने हमें यहाँ मरने के लिए भेजा? कल मैंने उसके हाथ पर एक वार किया था, पर वो भाग गया। आज उसके घर में घुसकर उसे मारूंगा। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ा
और उसने जोर से उसकी छाती पर पंजे से 2 वार किए। अमरनाथ के कान और मुंह से खून बहने लगा। भेड़िए ने आगे बढ़कर उसके पेट को अपने दांतों से फाड़ दिया और अमरनाथ की वहीं मौत हो गई। उस भेड़िए के मुंह से बहुत सारा खून टपक रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और बहुत सारी लाल आंखें दिखने लगी। तुम सब इसे खाओ, तब तक मैं उस ऑफिसर को देखता हूँ। आज के बाद कोई भी हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकला और बहुत सारे उसके जैसे दिखने वाले भेड़िए झाड़ियों से आकर अमरनाथ की लाश को खाने लगे। ऑफिसर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो जाग गया। दरवाजा खुलते ही उसे दीवार पर उस भेड़िए की परछाई दिखने लगी और वो काफी डर गया। भेड़िया गुस्से में ऑफिसर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ऑफिसर ने तुरंत टेबल पर पड़ी हुई बंदूक उठाई और भेड़िए पर गोली चलाने लगा। भूल गए क्या ऑफिसर, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भेड़िए ने एकदम से ऑफिसर पर छलांग लगाई और एक ही वार में उसे मार दिया। ऑफिसर को मारने के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाया। उस हादसे के बाद उस जंगल की तरफ कोई भी इंसान जाने से डरने लगा। पर भूख लगने पर वो भेड़िए इंसानों की बस्ती में आकर लोगों को खाने जाते थे। एक गांव में नाहर नाम का एक आदमी रहता था जो दिखने में बहुत ही बदसूरत था। इसलिए उसका चेहरा हमेशा रोता हुआ ही नजर आता। उसके सिर पे बाल भी बहुत कम थे और जो थे वो भी अजीब और रंगीले थे। गांव के सभी लोग उससे दूर भागते थे। गांव के छोटे बच्चे उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। इस बात का नाहर को बहुत बुरा लगता था। एक रात नाहर अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर खुद के चेहरे को घूर रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और अचानक अपने आप से आईने में बात करने लगा। कितने बदसूरत हो तुम। तुम्हारा चेहरा कितना उदास और दुखी है। इसलिए गांव का कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें इस चेहरे को बदलना होगा। इस गंदे चेहरे पर तुम्हें दूसरा चेहरा पहनना होगा। एक हंसता हुआ और खुश चेहरा जो सबको पसंद आए। नाहर ने सामने रखे लाल रंग को उठाया और उससे अपने मुंह पर रंग लगाने लगा। उसने उस लाल रंग से अपने मुंह के दोनों तरफ एक बड़ी सी स्माइल बनाई। अपने आंसू छिपाने के लिए उसने अपने पूरे चेहरे पर सफेद रंग लगाया और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा दिया। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा एक क्लाउन की तरह लगने लगा। नाहर खुद का चेहरा आईने में देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और उसका असली उदास और बदसूरत चेहरा उस क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गया था। मेरा उदास चेहरा तो खुश हो गया। आज के बाद कोई भी आदमी मुझे देखकर दूर नहीं भागेगा। छोटे बच्चे मुझ पर नहीं हंसेंगे, पर गांव में मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपने चेहरे को पसंद नहीं करते। मुझे उनकी भी मदद करनी चाहिए। उनको भी नया चेहरा देना चाहिए। नाहर ने लाल रंग उठाया और अपनी जेब में रखकर बाहर जाने के लिए निकला। वो जब गांव में आया तो उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नाहर ने पूरे गांव में किसी उदास और दुखी आदमी को ढूंढा, पर उसे कोई नहीं मिला।
आखिर में वो खुद उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर को पेड़ के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा तो एक जवान लड़का अकेला बैठा रो रहा था। नाहर उसके पास गया और उसे पूछने लगा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। नाहर उसके बगल में बैठ गया और फिर से उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और इतना क्यों रो रहे हो? उस लड़के ने रोते रोते जवाब दिया, मेरा नाम हरीश है। मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अरे उदास मत हो। जब तुम रोते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोना बंद करो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। रुको, मैं ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ। उसने नाहर के हाथ को झटका और उसकी वजह से वो लाल रंग नीचे गिर गया। आप ये क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। हरीश की ये बात सुनकर नाहर को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में अब खून उतर आया। नाहर गुस्से से हरीश की तरफ देखने लगा। गुस्से में उसका क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लग रहा था। नाहर का वो रूप देखकर हरीश डर गया। हरीश वहां से भागने के लिए उठा, पर नाहर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। हरीश अब और भी डर गया। तुमने मेरे लाल रंग को खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला कर रहूंगा। नाहर ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और हरीश के सामने उसे हिलाने लगा। हरीश उस चाकू को देखकर बहुत डर गया और नाहर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो ये गांव वाले मेरी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। आओ, मेरे पास आओ। नाहर ने उस चाकू को हरीश के मुंह में डाल दिया और उसके गाल को काटने लगा। जैसे ही नाहर ने गाल को अंदर से काटना शुरू कर दिया, हरीश के मुंह से खून बहने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा। नाहर ने दूसरे गाल को भी काटना शुरू कर दिया। हरीश दर्द के मारे तड़प रहा था। दोनों गाल काटने के बाद नाहर ने चाकू को बाहर निकाला और उस पर लगा वो खून अपने कपड़ों से साफ करने लगा। हरीश का चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लग रहा था। उसके मुंह पर एक स्माइल जैसी खून से रेखा बन गई थी। वो रो रहा था। हरीश की उस खून भरी मुस्कुराहट को देखकर नाहर जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ उसका क्लाउन फेस और भी भयानक लग रहा था। पर हंसते हंसते अचानक नाहर की नजर हरीश की आंखों पर पड़ी। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखो, कितना खुश लग रहा है। अब ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तुम इसे कभी भी मिटा नहीं पाओगे। हरीश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मुंह के कटने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया और वैसे ही मुंह को पकड़कर रोता रहा। हरीश को अब भी रोता देख नाहर को गुस्सा आ रहा था। तुम रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। हरीश रोए ही जा रहा था। सहन ना होकर नाहर तेजी से आगे बढ़ा और वो चाकू लेकर हरीश के दोनों आंखों में घुसा दिया। हरीश की एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। नाहर
खूनी नजरों से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकलेंगे और तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। अब तुम आराम से सो जाओ। नाहर ने अपने क्लाउन फेस से एक बार हरीश की तरफ देखा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वो वहां से चला गया। मुझे दूसरों को भी हंसाना है, अब मैं जाता हूं। उस रात से बहुत से लोग उस क्लाउन फेस नाहर के हाथों मरने लगे। जिस किसी को भी वो दुख में देखता, उसका अंजाम हरीश की तरह ही होता। इसलिए गांव के लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरे गांव में एक तनाव और डर का माहौल फैल चुका था। एक रात नाहर चाकू लेकर जब गांव में घूम रहा था, तब मदन अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी साइकिल फिसल गई और वो नीचे गिर गया। मदन को दर्द में देखकर नाहर उसके पास गया। नाहर और उसके क्लाउन के मेकअप को देखकर मदन डर गया। नाहर ने चाकू निकाला और जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो, आओ मैं तुम्हारी तकलीफ कम कर देता हूँ। नहीं, दूर रहो मुझसे। नाहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़ रहा था। मदन भी डर के मारे पीछे जा रहा था। पीछे जाते जाते अचानक मदन के हाथों को एक लोहे का सलिया लगा। उसने चुपके से वो उठा लिया और नाहर के नजदीक आते ही उसने नाहर के पेट में उस सलिए को घुसा दिया। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, पर थोड़ी ही देर में अचानक वो शांत हो गया। मदन ये देखकर डर गया, क्योंकि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून नहीं बह रहा था और वो जिंदा था। मदन ने वो सलिया निकालकर उसकी छाती में घुसाया, पर फिर भी नाहर का एक बूंद भी खून नहीं निकला। नाहर भी ये देखकर जोर जोर से भयानक हंसी हंस रहा था। मदन ने छाती से उस सलिए को बाहर निकाला और खुद उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी उसने आखिरी वार करने के लिए सलिए को नाहर के मुंह में घुसा दिया। सलिया नाहर के गालों के दोनों तरफ से बाहर निकला और उसकी हंसी अचानक से रुक गई। नाहर नीचे गिर गया और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में नाहर की और उसके अंदर के क्लाउन की मौत हो गई और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होकर घूमने लगा। नाहर के मरने के बाद गांव में कोई भी इंसान किसी बदसूरत इंसान को चिढ़ाने और उस पर हंसने से पहले 10 बार सोचने लगे। हमें भी किसी के व्यंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।